गुड इवनिंग दोस्तों, मैं संदीप कुमार। मैंने आज आप सबके लिए लेकर के आया सर एक जबरदस्त एक मस्त टॉपिक। तो कंडीशन क्या देखो, सबसे पहली बात है ना सर कि आज हमारा टॉपर सीरीज का ये 9वां क्लास है। जैसा ही बोलते हैं ना टॉपर सीरीज तो शरीर में एनर्जी आता है, क्योंकि मेरे दोस्त ये सीरीज को चलाने के लिए ना मेरे दोस्त मैं कई रातें जग जाता हूं इसकी कंटेंट को तैयार करने के लिए। क्योंकि ये सीरीज में जो हम नंबर ऑफ क्वेश्चन करवा रहे हैं ना उसकी क्वालिटी को देखोगे ना सर तब आपको पता चलेगा। क्योंकि मेरे दोस्त हमने पिछले 8 साल का पूरा क्वेश्चन बैंक को हमने निचोड़ा, पूरे का पूरे मॉडल पेपर को हमने निचोड़ा और पूरे का पूरे हमने बुक को निचोड़ा, तब जाकर के मेरे दोस्त हमने आपके लिए 150 क्वेश्चन को हमने क्या कर पाया, सेलेक्ट कर पाया। और ये आपको साइंस में टॉप 150 वैसे सवाल है जो आपके एग्जाम में सर मैं क्या कहूं इस बार फंसेगा तो फंसेगा, एकरा में कोई शक नहीं है सर। क्योंकि आप मात्र इसका टॉपर सीरीज का मात्र 4 से 5 क्लास करो और 5वां या 6ठा क्लास करने से पहले अपने दिल से पूछना कि सच में जो संदीप मास्टर पढ़ा रहा है वो पूछेगा कि नहीं पूछेगा। अगर आपका दिल बता देगा मेरे दोस्त तभी आप 6ठा क्लास कीजिएगा, वरना नहीं कीजिएगा। ठीक है, बाकी सर हम बिना कुछ बोले हम क्लास को स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा क्या कि ये हमारा साइंस है सर, ये हमारा टॉपर सीरीज का हमारा ये 9वां क्लास है और हमने पिछला 8 क्लास ले चुका हूं। तो अगर आप पिछले 8 क्लास नहीं देखे हैं ना तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टॉपर सीरीज का प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, वहां से जाना और सारे का सारे क्लासेस को कर देना धुआं धुआं। रिजल्ट ऑटोमेटिक ज्वालामुखी की तरफ फटेगा और अब की बार हम सब का मिशन 95% प्लस है सर, और इसको करके दिखाना है सर। ठीक है, क्योंकि पिछले बार तो 475 पे ये अटक गया है, लेकिन अब की बार सर 475 से प्लस करना, 95% से प्लस करना है। ठीक है, तो सभी का वही नहीं, हमने सोशल साइंस में टॉप 140 सब्जेक्टिव करवा रहे हैं सर। ये तमाम क्लासेस आपको शाम को 6 बजे और सुबह को 7 बजे देखने को मिलता है। ठीक है, यूट्यूब पे। अब आइएगा सर, देखो तो एक बार कहेगा ना सर कि एक बार क्लास को शुरू करने से पहले सबका कमेंट बॉक्स में ये कमेंट होनी चाहिए, ताकि शरीर में एक बार जुनून आ जाए, जज्बा आ जाए। मिशन 95% प्लस करके एक बार सबको ही कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो, इसके बाद हम क्लास को शुरू कर देते हैं। ठीक है सर, आइएगा आज की क्लास का पहला सवाल। और हम पिछले सर 66 क्वेश्चन हम करवा चुके हैं। ठीक है, हमने पिछले कितना क्वेश्चन करवा दिए हैं, तो हम पिछले 66 क्वेश्चन करवा चुके हैं। यानी कहने का सेंस है सर कि हमने 66 क्वेश्चन पहले करवा चुका हूं और आज हमारा 67 नंबर क्वेश्चन से शुरू करूंगा। ठीक है, आइएगा, कहता है क्या कि साइटोकाइनिन के 3 कार्यों को लिखें। और एक बात और है सर, जो क्वेश्चन रिपीटेड किया जा रहा है ना, जो क्वेश्चन रिपीट हो जा रहा है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट हो गया तो उसको हम एक्स्ट्रा क्लास लेकर के हम करवा देंगे। ठीक है, हाँ हमने क्या बोला है, हमने बोला सर क्या साइटोकाइनिन के 3 कार्यों को बताएं। हमारा साइटोकाइनिन के 3 कार्य लिखना है, क्योंकि ये सवाल आपको लघु उत्तरीय में पूछता है, दीर्घ उत्तरीय में नहीं पूछता है। ठीक है, जब हमसे पूछा है ना सर कि साइटोकाइनिन के 3 कार्यों को लिखे, तो साइटोकाइनिन के बहुत सारे कार्य हैं, लेकिन हमको बताना है कितना, 3 कार्य। ठीक है, तो साइटोकाइनिन के 3 कार्य क्या है, निम्नलिखित है। पहला क्या है सर, ये कोशिकीय द्रव का विभाजन करना। साइटोकाइनिन का काम है कोशिकीय द्रव का क्या करना, विभाजन करना। तो इस बात को आपको समझना पड़ेगा सर कि कोशिकीय द्रव का जब विभाजन होता है ना तो इसमें किसका योगदान होता है, साइटोकाइनिन का योगदान होता है। हमने क्या बोला है, कोशिकीय द्रव का विभाजन करना, यानी जब कोशिकीय द्रव का विभाजन होता है तो किसका योगदान होता है, साइटोकाइनिन का योगदान होता है। अगला अगर मैं बोलूंगा ना सर कि पौधों की पत्तियों को अधिक समय तक हरी एवं ताजी बनाए रखना। अब मेरी बातों को समझना सर कि पेड़ पौधे की पत्तियां जो होता है ना सर, पेड़ पौधे की जो पत्ते होते हैं ना वो अधिक दिनों तक हरी बनाए रखने के लिए और ताजी बनाए रखने के लिए किसका योगदान होता है, तो साइटोकाइनिन का योगदान होता है। अब कहोगे कि सर पेड़ पौधे की जो पत्ती हरा होता है वो किसके कारण होता है, तो पेड़ पौधे की जो पत्ती हरा होता है वो हमारा क्लोरोफिल के कारण होता है। ठीक है सर, हमने क्या बोला है, ये ऑब्जेक्टिव पूछता है, ऑब्जेक्टिव में ये पूछता है कि पेड़ पौधे की पत्तियां हरा किसके कारण होता है, तो वो क्लोरोफिल के कारण होता है। ठीक है सर, लेकिन हमने यहाँ पे क्या बोला है कि पौधों की पत्तियों को अधिक समय तक, पौधों की पत्तियों को अधिक समय तक हरी एवं ताजी बनाए रखता है कौन, तो पेड़ पौधे की जो पत्तियां होता है वो अधिक दिनों तक हरी एवं ताजी बनाए रखता है कौन, तो साइटोकाइनिन रखता है। ठीक है, फिर कहता है कि पत्तियों में जीर्णता को रोकना,
मतलब पत्तियों में जीर्णता को क्या करना, रोकना। तो 3 कार्य हमने क्या क्या बोला है, साइटोकाइनिन के 3 कार्यों के लिखो। तो पहला कार्य क्या है, कोशिकीय द्रव्य का विभाजन करना। दूसरा क्या है सर, कि पौधों की पत्तियों को अधिक समय तक हरी एवं ताजी बनाए रखता है कौन, तो आपको साइटोकाइनिन। अगला कहता है सर कि पत्तियों में जीर्णता की रोकना या फिर जीर्णता को रोकता है, ठीक है। तो पत्तियों में जीर्णता को कौन रोकता है, तो साइटोकाइनिन रोकता है। अधिक दिनों तक पेड़ पौधों की पत्ती हरी एवं ताजी बनाए कौन रखता है, तो साइटोकाइनिन रखता है। कोशिकीय द्रव्य का विभाजन कौन करता है, तो साइटोकाइनिन करता है। यहां तक किसी को दिक्कत, परेशानी, तकलीफ, कष्ट है तो बता देना मेरे दोस्त, बट ये बात जरूर बताना कि ये क्लास आपको कैसा लग रहा है। अगर आप सच में हमारे चैनल पे पहली बार आए हो तो शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपनी सपना को साकार कर देना मेरे दोस्त, ठीक है। क्योंकि आपके घर में जो आपकी मम्मी पापा बैठे हैं ना मेरे दोस्त, वो जब सुबह में उठते हैं ना तो सिर्फ और सिर्फ पहले यादें आपके होते हैं कि मेरा बच्चा कैसे शहर में पढ़ रहा होगा, और अंतिम जब वो सोते होंगे ना तो एक बार आपके बारे में सोच करके ही सोते होंगे कि मेरा बच्चा कैसे खाया है कि नहीं खाया है। तो उनके बारे में तो आप भी तो कुछ सोचो मेरे दोस्त, और उनकी सपना को तो साकार करो कम से कम, ठीक है। आइएगा क्वेश्चन नंबर अगला की तरफ। देखो सर, शायद हम ये मेंडलीफ आवर्त सारणी और आधुनिक आवर्त सारणी में अंतर स्पष्ट कीजिए। मेंडलीफ आवर्त सारणी और आधुनिक आवर्त सारणी में अंतर स्पष्ट कीजिए। अगर ये क्वेश्चन आपको लघु में पूछेगा तो 3-3 अंतर बताना है, ठीक है। अगर ये क्वेश्चन आपको दीर्घ में पूछेगा तो आपको 5-5 अंतर बताना है दोनों में, ठीक है। बट हमें लग रहा है सर कि ये क्वेश्चन हम करवा भी चुके हैं, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है सर, हम दोबारा आपको करवा देते हैं, ठीक है। लेकिन हम आपको टोटल 150 न्यू पैटर्न का क्वेश्चन कराएंगे। जो रिपीटेड क्वेश्चन है उसको हम छाटेंगे भी, ठीक है। आइएगा, हमने पहले क्या बोला है, हमें कहता है कि मेंडलीफ की आवर्त सारणी और आधुनिक आवर्त सारणी में अंतर स्पष्ट कीजिए। मतलब मेंडलीफ की आवर्त सारणी और आधुनिक आवर्त सारणी में क्या क्या अंतर है। तो सबसे पहला अंतर है कि मेंडलीफ का जो आवर्त सारणी है ना वो हमारा परमाणु द्रव्यमान पर आधारित है। हमने क्या बोला है कि मेंडलीफ का जो आवर्त सारणी है ना वो परमाणु द्रव्यमान पर आधारित है, और आधुनिक आवर्त सारणी जो है वो हमारा परमाणु संख्या पर आधारित है। पहला कहानी खत्म हो गया, ठीक है। इसमें अक्रिय गैस का कोई चर्चा नहीं किया गया है। इसमें अक्रिय गैस को 18वें समूह में रखा गया है, ठीक है। दूसरा अंतर, और बहुत सारे तमाम चीजें जो है वो मेंडलीफ आवर्त सारणी में नहीं है, और वो सारा चीज आपको आधुनिक आवर्त सारणी में दिया गया है, ठीक है। तो एक बात को तो आप हमेशा से नोट कर लेना कि आपका एग्जाम ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि मेंडलीफ आवर्त सारणी किस पर आधारित है। ये आपका ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि मेंडलीफ आवर्त सारणी किस पर आधारित है। तो मेंडलीफ का जो आवर्त सारणी है ना वो हमारा द्रव्यमान संख्या पर आधारित है। किस संख्या पर आधारित है, द्रव्यमान संख्या पर आधारित है। लेकिन आधुनिक आवर्त सारणी किस पर आधारित है, तो ये हमारा परमाणु संख्या पर आधारित है। किस पर आधारित है, तो परमाणु संख्या पर आधारित है। ये 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में प्रत्येक साल पूछता है सर, ठीक है। अब आइएगा, हमें क्या करना है कि जब पूछेगा कि मेंडलीफ और आधुनिक आवर्त सारणी का अंतर स्पष्ट कीजिए, तो फिर आपको एगो डैश देना है और लिखना है कि मेंडलीफ की आवर्त सारणी एवं आधुनिक आवर्त सारणी में निम्न अंतर है। बहुत सारे अंतर है। पेशेंस बना करके रहना है मेरे दोस्त, और आपको डेली शाम को 6 बजे जुड़ना है अपनी सपना को साकार करने के लिए, अपनी मम्मी पापा की फिक्र को फक्र में बदलने के लिए मेरे दोस्त, ठीक है। अब जरा देखिएगा हमने क्या कहा। हमने कहा है ना कि एक साइड आपको मेंडलीफ की आवर्त सारणी लिखना है और दूसरे साइड आपको क्या लिखना है, आधुनिक आवर्त सारणी, ठीक है। हमने क्या कहा कि एक साइड आपको मेंडलीफ की आवर्त सारणी लिखना है और दूसरी तरफ आपको क्या लिखना है, आधुनिक आवर्त सारणी, ठीक है। मेंडलीफ आवर्त सारणी का पहला अंतर, यह तत्व की परमाणु द्रव्यमान पर आधारित है। मेंडलीफ की आवर्त सारणी जो है वो किस पे आधारित है, परमाणु द्रव्यमान पर आधारित है। जिनको पता है तो आप देख लो इस क्लास को, आपको दोबारा रिवीजन हो जाएगा सर, ठीक है। हाँ, और आधुनिक आवर्त सारणी किस पर है, तो यह तत्व के परमाणु संख्या पर आधारित है, ठीक है। पहला अंतर हो गया। अब आइएगा सर दूसरा अंतर की तरफ। दूसरा अंतर क्या कहता है, दूसरा अंतर कहता है ना कि इसमें उप समूह ए तथा बी को एक ही वर्ग के अंतर्गत है। हमें क्या बोला है कि इसमें उप समूह ए और बी एक ही वर्ग के अंतर्गत है। कहने का सेंस है कि मेंडलीफ की आवर्त सारणी में समूह ए, उप समूह ए और उप समूह बी एक ही वर्ग के अंतर्गत रखा गया है। मतलब दोनों को एक ही वर्ग में रखा गया है, ठीक है। और कहता है कि इसमें उप समूह ए और बी को अलग वर्गों के रूप में रखा गया है। मतलब यहां पे ऐसे भी लिख सकता था, अलग अलग वर्गों के रूप में रखा गया है। इसे छोड़ो ना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है।
हमने क्या कहा है कि इसमें उपसमूह ए तथा बी को अलग वर्गों के रूप में रखा गया है और इसमें आपको उपसमूह ए और बी को एक ही वर्ग के अंतर्गत रखा गया है। ठीक है, अब आइएगा, कहता है इसमें कुल 36 पंक्तियां और 8 उदर्ग स्तंभ है। हमने क्या कहा सर, अगर आपसे पूछेगा ना, ये भी पूछेगा कि मेंडलीफ की आवर्त सारणी में कितने 36 पंक्तियां हैं, तो मेंडलीफ की आवर्त सारणी में टोटल 36 पंक्तियां हैं और कितने उदर्ग स्तंभ है, तो आपको 8 उदर्ग स्तंभ है। इस बात को नोट कर लेना सर। ठीक है, हाँ, फिर हमने क्या कहा कि इसमें कुल 7 36 पंक्तियां हैं एवं 18 उदर्ग स्तंभ है। इस बात को क्या कर लेना है, नोट कर लेना है सर। हमने क्या कहा कि आधुनिक आवर्त सारणी में टोटल 7 36 पंक्तियां और 18 उदर्ग स्तंभ है। फिर कहता है कि इसमें अक्रिय गैसों का कोई स्थान नहीं है। देखो सर, मेंडलीफ की आवर्त सारणी में अक्रिय गैस का कोई स्थान नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जब मेंडलीफ की आवर्त सारणी बना था तो उस टाइम अक्रिय गैस का खोज नहीं किया गया था। हमने क्या कहा कि जब मेंडलीफ आवर्त सारणी बना था तो उस टाइम अक्रिय गैस का खोज नहीं किया गया था, इसीलिए मेंडलीफ की आवर्त सारणी में अक्रिय गैस का कोई स्थान नहीं है, कोई घर नहीं है। लेकिन जब आधुनिक आवर्त सारणी बनने लगा ना, तो अक्रिय गैस का खोज हो चुका था। जब आधुनिक आवर्त सारणी बनने लगा तो अक्रिय गैस का खोज हो चुका था, इसीलिए आधुनिक आवर्त सारणी में अक्रिय गैस को सबसे अंतिम वर्ग में रखा गया, मतलब 18वें समूह में रखा गया। ठीक है, मतलब इसमें अक्रिय गैस को 18वें समूह में रखा गया है और इसमें अक्रिय गैस का कोई स्थान नहीं है। ठीक है, आइएगा जरा अगला। फिर कहता है क्या मेरे दोस्त, इसका 5वां अंतर आइएगा कि इसमें कई दोष है। इसमें जो है ना वो कई दोष है। इसमें क्या है, कई दोष है। इसमें मेंडलीफ की आवर्त सारणी के लगभग सभी दोष दूर हो गए। हमने क्या कहा कि इसमें जो है ना मेंडलीफ की आवर्त सारणी में बहुत सारे दोष हैं, लेकिन हमारा आधुनिक आवर्त सारणी में मेंडलीफ की आवर्त सारणी का लगभग दोष क्या हो गया, दूर हो गया। इस बात को क्या करना पड़ेगा सर, नोट कर लीजिएगा। क्योंकि ये सब चीज ना हमेशा पूछता है। ठीक है, हमने क्या कहा, एक बार जरा दोबारा देखते हैं चीजों को शुरू से। हमने क्या कहा, हमारा क्वेश्चन क्या है और हम बोलते हैं क्या और हम लिखेंगे क्या एग्जाम में। और एग्जाम में ऐसा लिखो ना कि 5 में 5 मिलना चाहिए। लिखावट में इतनी ताकत रखो ना मेरे दोस्त कि 5 में 5 मिलनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि पूरा में पूरा नंबर आपको तभी मिलेगा जब सही पैटर्न से लिखोगे। ठीक है, और क्वेश्चन का जो बोल होनी चाहिए ना, लिखा आंसर का जो बोल होनी चाहिए ना, वो एकदम अनपढ़ आदमी भी समझ जाए ऐसा लिखो कि। ठीक है, क्योंकि देखो मास्टर जो टीचर होते हैं ना सर, वो पुराने टीचर होते हैं और उनको डिफिनेशन याद नहीं होता, बस उनको ये पता होता है कि मेंडलीफ के आवर्त सारणी में क्या क्या किया गया था। तो ऐसा लिखो ना कि उनको समझ में आ जाए कि सच में ये बंदा में ताकत है। अरे किताब से चोरी करके तो कोई यूं लिख लेता है, दिमाग से लिखोगे तभी ना दिमाग से टॉप करोगे। ठीक है, एग्जाम सेंटर से निकलना तो जितना दोस्त आपका निकलेगा ना, सब का सब दोस्त कहेगा कि ना मेरा एग्जाम बड़ी हैवी गया है, एकदम गदगद होके निकलेगा। और जब रिजल्ट आएगा ना तो मुहमा पे देखना ना तो 12 बजल रहेगा, इससे करेगा कितना रिजल्ट आया रे, पास कर गए हैं, फर्स्ट डिवीजन है। उसको बताने में लाज भरता है सर। ऐसे मत कभी बनना, क्योंकि तुम्हारे ऊपर ना तुम्हारी मम्मी पापा ने एक पैसा खर्च किया है, एक समय खर्च किया है और उनकी उम्मीदें आपके ऊपर है सर। ठीक है, कभी मम्मी पापा की कभी सपना को झुकने मत देना। ठीक है, चलो सर, हमने क्या बोला है कि मेंडलीफ के आवर्त सारणी और एवं आधुनिक आवर्त सारणी में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो मेंडलीफ के आवर्त सारणी एवं आधुनिक आवर्त सारणी में निम्न अंतर है। पहला, मेंडलीफ के आवर्त सारणी का पहला अंतर, यह तत्व के परमाणु द्रव्यमान पर आधारित है, यह तत्व के परमाणु संख्या पर आधारित है। ठीक है, फिर कहता है कि इसमें उपसमूह ए तथा बी को एक ही वर्ग के अंतर्गत रखा गया है। इसमें उपसमूह ए तथा बी को अलग वर्गों के रूप में रखा गया, मतलब ए और बी को अलग अलग वर्गों में रखा गया है। ठीक है, फिर कहता है कि इसमें कुल 36 पंक्तियां हैं और 8 उदर्ग स्तंभ है। इसमें 7 37 पंक्तियां और 18 उदर्ग स्तंभ है। तो आपसे ये पूछेगा कि आधुनिक आवर्त सारणी में कितने उदर्ग स्तंभ है, तो 18 उदर्ग स्तंभ है। कितने 36 पंक्तियां हैं आधुनिक आवर्त सारणी में, तो 7 है। आपसे पूछेगा कि इसमें, कहता है इसमें अक्रिय गैस का कोई स्थान नहीं है, क्योंकि मेंडलीफ के आवर्त सारणी में अक्रिय गैस का खोज नहीं हुआ था, इसलिए मेंडलीफ के आवर्त सारणी में अक्रिय गैस का कोई मतलब पता नहीं है। फिर कहता है कि इसमें अक्रिय गैस को 18वें समूह में रखा गया है। कहता है इसमें कई दोष है।
ठीक है। इसमें कई दोष है, इसमें मेंडलीफ की आवर्त सारणी के लगभग दोष क्या हो गए, दूर हो गए। अब आइएगा क्वेश्चन नंबर कितना, तो अब आइएगा अगले क्वेश्चन 19 नंबर 69 नंबर की तरफ। ठीक है, मेरी बातों को समझिएगा। ये क्वेश्चन 68-69 क्या कहता है, कहता है ना कि प्रकाशानुवर्तता और गुरुत्वानुवर्तता में क्या अंतर है। प्रकाशानुवर्तता और गुरुत्वानुवर्तन में क्या अंतर है, प्रकाशानुवर्तन और गुरुत्वानुवर्तन में क्या अंतर है। कहोगे सर ये बायोलॉजी का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहता है ना मेरे दोस्त कि सफलता को पाने के लिए खुद को नीलाम कर देना, खुद को बेच देना, लेकिन कभी मम्मी पापा के सर को झुकने मत देना मेरे दोस्त, ऐसा सख्त बनो। ठीक है, हमने क्या कहा, हमने कहा है ना कि प्रकाशानुवर्तन और गुरुत्वानुवर्तन में क्या अंतर है। तो सबसे पहले हमें ये आपको लघु उत्तरी में पूछेगा, या फिर ये भी पूछ सकता था कि प्रकाशानुवर्तन और गुरुत्वानुवर्तन किसे कहते हैं। एग्जाम यहां पे भी पूछेगा कि प्रकाशानुवर्तन और गुरुत्वानुवर्तन किसे कहते हैं, या फिर प्रकाशानुवर्तन और गुरुत्वानुवर्तन से आप क्या समझते हैं, या फिर प्रकाशानुवर्तन और गुरुत्वानुवर्तन को परिभाषित करे। सवाल 4 टाइप का पूछ सकता है। ठीक है, और चारों का चारों टाइप का आंसर क्या होगा, यही होगा सर। ठीक है, ऐसा मत कि मत सोच के जाना कि संदीप मास्टर तो पढ़ाया था कि अंतर, यहां पूछ दिया समझते हैं तो कैसे बनेगा, ये मास्टरवा से ना क्वेश्चन फंसा है का कि तुम लोग ये सोच लेता है बड़ी जल्दी। ठीक है, हमने क्या कहा सर कि प्रकाशानुवर्तन किसे कहते हैं, कहता है पौधे के शीर्ष प्रकाश की दिशा में अग्रसर होते हैं। जब पौधे के शीर्ष प्रकाश की दिशा में अग्रसर होते हैं तो उसे क्या कहते हैं, प्रकाशानुवर्तन कहा जाता है। हमने क्या कहा, हमने कहा कि प्रकाशानुवर्तन किसे कहते हैं, तो पौधे के शीर्ष प्रकाश की दिशा में, पौधे के शीर्ष प्रकाश की दिशा में अग्रसर होते हैं, इसे क्या कहते हैं, प्रकाशानुवर्तन कहा जाता है। ठीक है, अगर बोलेगा गुरुत्वानुवर्तन किसे कहते हैं, कहता है पौधे के जड़ गुरुत्वाकर्षण की दिशाओं में क्या हो, अग्रसर होते हैं, उसे गुरुत्वानुवर्तन कहा जाता है। एकदम नॉर्मल परिभाषा में कोई दम में नहीं है सर, एकदम बेहतरीन परिभाषा, सटीक परिभाषा जो आपके एग्जाम के लिए है। ठीक है, हमने क्या कहा, हमने कहा ना कि प्रकाशानुवर्तन और गुरुत्वानुवर्तन में क्या अंतर है। तो प्रकाशानुवर्तन और गुरुत्वानुवर्तन में बहुत सारा अंतर है। पहला अंतर, हमें परिभाषा लिखना है, अंतर नहीं लिखना है, क्योंकि ये आपको अंतर लिखने नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि आपको जिंदगी में कभी भी आपको लघु उत्तरीय में ही पूछेगा, जिंदगी में कभी भी आपको ये दीर्घ उत्तरीय में नहीं पूछ सकता है। ठीक है, ये जिंदगी में कभी भी आपको दीर्घ उत्तरीय में ना तो कभी पूछा और ना तो कभी पूछेगा। ये जब भी पूछेगा तो लघु उत्तरीय में पूछेगा, और लघु उत्तरीय में पूछेगा तो बस आपको इतना ही लिखना है। ठीक है, हाँ, हमने क्या कहा, प्रकाशानुवर्तन और गुरुत्वानुवर्तन में आप क्या अंतर है, तो कहता है प्रकाशानुवर्तन, कहता है पौधे के शीर्ष, जब पौधे के शीर्ष प्रकाश की दिशा में अग्रसर होता है, पौधे के शीर्ष प्रकाश की दिशा में अग्रसर होता है, उसे प्रकाशानुवर्तन कहते हैं। और जब पौधे के जड़ गुरुत्वाकर्षण की दिशा में अग्रसर होता है तो उसे गुरुत्वानुवर्तन कहते हैं। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर अगला की तरफ। प्रकाश के अपवर्तन के नियम को लिखे, जो कि सर जिसका परिभाषा यहां तक है, और शायद आप लोग इसका परिभाषा अब तक गलत लिख रहे होंगे, और आज से आप सही परिभाषा इसका लिख पाओगे। लेकिन मेरे दोस्त, मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं, कुछ समझाना चाहता हूं, कुछ दिखाना चाहता हूं। देखो सर, मैं तो हमेशा से कहूंगा ना कि जब आपके अंदर जिद है कुछ पाने की, जब आपके अंदर चाहत है कुछ पाने की, ठीक है सर, देखो सबसे पहले मैं आपको बताना क्या चाह रहा हूं, ये थोड़ा सा बड़ा बार बार उझरा जाता है भाई। देखो हमारे पास क्या है सर, एक इतना देख रहे हैं पेज है, कहोगे हाँ गुरुजी आपके पास तो इतना पेज है, और एक चीज और गौर करना, सारा का सारा पेज क्या है, हेड राइटिंग से हम लिखे हुए हैं, और पूरा का पूरा क्या है, VVI क्वेश्चन हम लिखे हुए हैं। कहोगे हाँ गुरुजी, वो भी चैप्टर वाइज है सर। ठीक है, कहोगे हाँ गुरुजी, और देख सकते हो कितनी पेज है मेरे दोस्त, कहोगे हाँ गुरुजी। ठीक है सर, हाँ देख रहे हो ना, टोटल का टोटल है सर, हम टोटल का टोटल हाथों से लिखे हुए, कहेगा हाँ गुरुजी। अब कहोगे कि तुम दिखा क्या है रहा रे मास्टर, तो सुनो, सबसे पहले बहुत सारे लोग क्या है ना कि इसको यहां से लिख नहीं पाते हैं। ठीक है, इसको यहां से लिख नहीं पाते हैं, वो चाहते हैं कि हमको PDF नोट्स मिले। ठीक है, तो हम आपके लिए सर पूरे क्लास 10th की ऑल सब्जेक्ट का चैप्टर वाइज, सिर्फ मैथ नहीं मिलेगा मेरे दोस्त। ठीक है, मैथ और नन हिंदी का नहीं मिलेगा, क्योंकि मैथ खुद मैं यूट्यूब पे पढ़ा रहा हूं बेहतरीन तरीका से। ठीक है, और मैथ रटने वाली चीजें नहीं है, इसलिए मैं उसका नोट्स नहीं देता हूं।
क्योंकि फालतू में आपसे हम और पैसा ले लेंगे। मैथ बनाने की चीज़ें है, समझने की चीज़ें, तो यूट्यूब पे जाकर के देखो ना, मैंने बथेरे क्लासेस लिया और बथेरे क्लासेस लेंगे, ठीक है। तो सर हम आपको क्लास 10th की ऑल सब्जेक्ट का, आपको साइंस का, सोशल साइंस का, हिंदी बुक और ग्रामर दोनों, इंग्लिश बुक और ग्रामर दोनों, संस्कृत बुक और ग्रामर दोनों, साथ ही सोशल साइंस में 150 सब्जेक्टिव और साइंस में सोशल साइंस में 140 सब्जेक्टिव और साइंस में 150 सब्जेक्टिव, और तमाम VVI गेस क्वेश्चन आपको मिलता है उम्मीद व्हाट्सएप ग्रुप में। कहोगे सर उम्मीद व्हाट्सएप ग्रुप में कैसे ज्वाइन करेंगे, उम्मीद व्हाट्सएप ग्रुप में क्वेश्चन कैसा मिलेगा? तो पूरा का पूरा जिस प्रकार से हम आपको पढ़ा रहे हैं, पूरा का पूरा टाइपिंग वाला क्वेश्चन मिलेगा। ऐसा मत समझना कि हाथ से लिखा हुआ क्वेश्चन मिलेगा, नहीं सर। हाथ से लिखा हुआ क्वेश्चन हमने पिछले बार दिया था, इस बार हमने पूरा का पूरा क्वेश्चन को हमने टाइपिंग करवा दिया, ठीक है। मैंने सोचा खर्चे होगा, लेकिन देर से देंगे लेकिन दुरुस्त देंगे। और हमने आपको मिनट भर के अंदर में सर, जैसा ही आप पेमेंट कीजिएगा उम्मीद व्हाट्सएप ग्रुप में, जैसे पेमेंट कीजिएगा तुरंत आपको 1 मिनट के अंदर में आपको ग्रुप में ज्वाइन कर दिया जाएगा, और मिनट भर के अंदर में आपके पास पूरा का पूरा PDF आपको व्हाट्सएप पे भेज दिया जाएगा, ठीक है सर। हाँ, और एक बात और बता देना चाहता हूं, देखो सर, ये ग्रुप में ज्वाइन होने का सबसे बड़ा फायदा है क्या? अच्छा, ग्रुप का पेमेंट क्या करना है? तो इस ग्रुप का फी आपको मात्र 199 रुपया है, लेकिन अभी इसका ऑफर चल रहा है साथ, अब 1 से 2 दिन और ऑफर इसका है, मात्र 150 रुपया में ज्वाइन किया कर दिया जा रहा है सर, ठीक है। पेमेंट कहाँ करना है? तो आपको 72 वाला जो नंबर दिखाई दे रहा है ना, उसी नंबर पे आपको पे फोन, गूगल पे, पेटीएम सब कुछ चलता है। साथ ही वही व्हाट्सएप नंबर के DP में QR कोड लगा होगा, स्कैनर लगा होगा, आप वहां पे भी पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है। आप किसी से भी पेमेंट करवा सकते हो, खुद से भी कर सकते हो या किसी और से भी करवा सकते हो। पेमेंट करवा करके या फिर करके उसका स्क्रीनशॉट लेकर के आपको इसी व्हाट्सएप नंबर पे स्क्रीनशॉट भेज देना है, और आपको मैसेज में लिख देना है सर कि मुझे उम्मीद व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर दीजिए। मिनट भर के अंदर में आपको उम्मीद व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर दिया जाएगा, बाकी तमाम PDF आपको भेज दिया जाएगा। दूसरी बात क्या है सर, कि इस उम्मीद व्हाट्सएप ग्रुप में ना तो आप किसी का नंबर देख पाइएगा, ना तो आपका नंबर कोई देख पाएगा। ऐसे नंबर वाला ग्रुप चलाते थे ना कि सबका नंबर शो करता था, तो लोग लड़का लड़की का मैटर बड़ा आता रहता सर, ठीक है, इसलिए मैंने कैंसिल कर दिया। और आपके पास हम PDF ब्रास्केट के थ्रू भेजेंगे, मेरे नंबर बनकर के आपके पास PDF जाएगा, ठीक है। तो आप लोग उसमें ज्वाइन हो सकते हैं। बाकी सर हम क्लासेस को आगे बढ़ा देते हैं, ठीक है। आइएगा, हमारा टॉपिक क्या है? प्रकाश का अपवर्तन। कहता है प्रकाश के अपवर्तन के नियम को लिखे। प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं? कहता है प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम हैं। हमसे पूछा है ना कि प्रकाश के अपवर्तन का नियम को लिखें, प्रकाश के अपवर्तन के नियम को लिखे। प्रकाश के अपवर्तन किसे कहते हैं ये नहीं पूछा, प्रकाश के अपवर्तन के नियम को लिखे। तो कहता है कि प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम हैं। पहला नियम क्या बोलता है? पहला नियम कहता है ना मेरे दोस्त कि आपतित किरण कौमा अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब सभी एक ही तल में होते हैं, या फिर यहां पे लिख सकते थे कि तीनों एक ही तल में होते हैं, ठीक है। हमने क्या बोला है सर? हमने कहा है क्या, पहला नियम हमने क्या कहा है कि आपतित किरण कौमा अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब सभी एक ही तल में होते हैं। पहला नियम आसान है, लेकिन दूसरा नियम की तरफ आना सर, ठीक है। दूसरा नियम क्या है? देखो सर, प्रकाश के अपवर्तन के, यहां से इसको नोट कर लेना है, और प्रकाश का अपवर्तन के दूसरा नियम को स्नेल का नियम कहते हैं, ठीक है। किसका नियम कहते हैं मेरे दोस्त? स्नेल का नियम कहते हैं। किसका नियम कहते हैं? नियम को स्नेल का नियम कहते हैं। हमने क्या कहा सर? हमने बड़ा सटीक चीज लिखा है कि प्रकाश का अपवर्तन के दूसरा नियम को स्नेल का नियम कहते हैं, ठीक है। ये आपका ऑब्जेक्टिव पूछेगा कि प्रकाश का अपवर्तन के दूसरा नियम को क्या कहते हैं, तो प्रकाश के अपवर्तन का दूसरा नियम को क्या कहते हैं? स्नेल का नियम कहते हैं, जो कि आपका ऑब्जेक्टिव पूछता है प्रत्येक साल, क्या कहूं, मतलब पूछता है और बहुत बार पूछा भी है, ठीक है। दूसरा नियम क्या बताता है? दूसरा नियम कहता है क्या कि दूसरा नियम कहता है क्या कि अपवर्तन का दूसरा नियम आपतन कोण और अपवर्तन कोण के बीच का संबंध बताता है। प्रकाश के अपवर्तन का दूसरा नियम जो है ना, वो आपतन कोण और अपवर्तन कोण के बीच का क्या बताता है? संबंध बताता है, ठीक है। हाँ, और इस संबंध की खोज 1621 ईस्वी में स्नेल ने एक प्रयोग द्वारा किया। इसे स्नेल का नियम भी कहा जाता है। हमने क्या कहा कि
प्रकाश के अपवर्तन का जो दूसरा नियम है ना, वो अपवर्तन का दूसरा नियम, प्रकाश के अपवर्तन का दूसरा नियम आपतन कोण और अपवर्तन कोण के बीच का संबंध बताता है। इस संबंध की खोज 1621 ईस्वी में अस्नेल ने किया। अस्नेल ने एक प्रयोग द्वारा किया, इसे अस्नेल का नियम भी कहा जाता है। यहां तक समझ में आ गया। अस्नेल साहेब ने एक प्रयोग कर रहे थे तो उनको पता चला कि आपतन कोण और अपवर्तन कोण के बीच का संबंध है। अब वो उनको लगा कि ये संबंध कहां से है, तो प्रकाश के अपवर्तन के नियम से है। अब जहां से ये खत्म हुआ इसका जस्ट नीचे वाला लाइन में आना और पैराग्राफ चेंज करना। फिर कहता है, यहां से अस्नेल है, कहता है अस्नेल के नियमानुसार प्रकाश के किसी विशेष रंग के लिए आपतन कोण की जया यानी साइन आई तथा अपवर्तन कोण की जया साइन आर का अनुपात किन्हीं दो माध्यमों के लिए नियतांक होता है। यानी कहने का सेंस है ना सर कि कहने का सेंस है कि साइन आई बट्टे में साइन आर बराबर क्या होता है, नियतांक होता है। ये कहने का सेंस है, ठीक है। और हम यही आपको क्या कर रहे थे, समझाना चाह रहे थे, ठीक है मेरे दोस्त। एक बार हम लोग जरा दोबारा देखते हैं चीजों को और समझते हैं फिर से। हमने क्या कहा आपको, हमने कहा कि प्रकाश के अपवर्तन के नियम को लिखे। हमने क्या बोला है सर कि प्रकाश के अपवर्तन के नियम को लिखे। प्रकाश के अपवर्तन के नियम को लिखे तो प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम है। पहला नियम, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब सभी एक ही तल में होते हैं या फिर तीनों एक ही तल में होते हैं। अब इसका दूसरा नियम की तरफ आना, कहता अपवर्तन का दूसरा नियम आपतन कोण और अपवर्तन कोण के बीच का संबंध बताता है। आपतन कोण और अपवर्तन कोण के बीच का संबंध बताता है। इस संबंध की खोज 1621 ईस्वी में अस्नेल ने एक प्रयोग द्वारा किया। अस्नेल ने एक प्रयोग द्वारा इस नियम का खोज किया, फिर ठीक है किया। इसे अस्नेल का नियम भी कहा जाता है, इसलिए इसे अस्नेल का नियम कहा जाता है। जहां पे ये पैराग्राफ खत्म हुआ, अब जस्ट उसके नीचे वाला लाइन में आकर के यहीं से लिखना है कि अस्नेल, ये अस्नेल के नियमानुसार प्रकाश के किसी विशेष रंग के लिए आपतन कोण की जया साइन आई तथा अपवर्तन कोण की जया साइन आर का अनुपात किन्हीं दो माध्यमों के लिए नियतांक होता है। किसी को दिक्कत, परेशानी, तकलीफ, कष्ट है तो बता देना सर, आपकी सारे का सारे कष्ट को मैं कर दूंगा यूं खत्म। बट आप ये बताना सर कि ये क्लास आपको कैसा लग रहा है। सच में ये क्लास अच्छा लग रहा है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। अगर ये क्लास बुरा भी लग रहा है तो भी कमेंट कर देना, बट कमेंट तो करना पड़ेगा सर, ताकि आपका कमेंट जब मैं पढ़ता हूँ ना मेरे दोस्त, तो मुझे मोटिवेशन मिलता है, प्यार मिलता है। क्योंकि लगता है ना मेरे दोस्त कि मैं कई रातें जो जगता हूँ ना, इतना ज़्यादा मैं जो नोट्स बनाता हूँ ना आप सबके लिए सर। अच्छा सोचो सर कि हम किसके लिए बनाए, आपके लिए सर। देखो ना भाई, देखो ना तुम कितना रातें लिखा हूं सर। लोग बोलता है सिर्फ, लोग ना मेरे दोस्त अंगली उठाता है मेरे ऊपर, उससे पहले मेरी देखा नहीं है सर कि मैंने कई रातें जग गया हूं, ठीक है। हमने क्या कहा सर, मेरे रिजल्ट के ऊपर अंगली उठाते हैं लोग। कहता है क्या सर कि दृष्टि दोष क्या है। लोग कहता है मास्टर भाई जरी कना इतना रिजल्ट कैसे दे देता है रे। सच्ची बताता हूं भाई, हमें क्या बोला है कि दृष्टि दोष क्या है या कितने प्रकार का होता है। देखो सर, जब इंसान को एक समान नेत्र में 25 सेंटीमीटर से, एक समान नेत्र के लिए 25 सेंटीमीटर पे जब कोई वस्तु दिखाई नहीं देता है तो हम लोग कहते हैं कि उसकी आंख में दृष्टि दोष है। हमने क्या कहा, एक समान नेत्र में हम सबका, हाँ एक समझ लो कि मानव नेत्र की न्यूनतम दूरी कितना होता है, ठीक है। तो मानव नेत्र की न्यूनतम दूरी होता है 25 सेंटीमीटर जो आपका ऑब्जेक्टिव पूछता है। और दूर बिंदु कितना होता है, तो दूर बिंदु क्या होता है, अनंत होता है, ठीक है। जो आपका एग्जाम हमेशा पूछता है कि मानव नेत्र की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर और दूर बिंदु अनंत होता है, ठीक है। हमने क्या समझाना चाह रहा हूं, हमने चाह रहा है कि दृष्टि दोष क्या होता है और यह कितने प्रकार का होता है। कहता है समान नेत्र द्वारा 25 सेंटीमीटर पर किसी वस्तु को स्पष्ट देखा जाता है। समान नेत्र द्वारा मतलब आम लोग जिनकी आंख अच्छे हैं, सामान्य आंख है, ना तो ज्यादा अच्छा है ना तो ज्यादा खराब है, मतलब नॉर्मल आंख, ठीक है, जैसे हमारा सोच लो, ठीक है। ऐसे हम थोड़ा सा डबल बैटरी इंसान है, डबल बैटरी मतलब स्वयं उड़ा रहे, हाँ ठीक है। हमने क्या कहा है सर, हमने कहा है ना कि दृष्टि दोष क्या है, तो हम कह रहे हैं क्या कि दृष्टि दोष क्या या कितने प्रकार का होता है। तो समान नेत्र द्वारा 25 सेंटीमीटर पर किसी वस्तु को स्पष्ट देखा जाता है। समान नेत्र द्वारा 25 सेंटीमीटर पर किसी वस्तु को स्पष्ट देखा जाता है,
लेकिन जब इस अस्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी या वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाता है, मतलब जब 25 सेंटीमीटर की दूरी पर किसी वस्तु को नहीं देख पाता है तो कहा जाता है कि नेत्र में दृष्टि दोष है। इसी को क्या कहते हैं? दृष्टि दोष कहते हैं। हमने क्या कहा सर? हमने कहा ना कि सामान्य नेत्र द्वारा 25 सेंटीमीटर पर किसी वस्तु को स्पष्ट देखा जाता है। हम सबकी समान आंखों द्वारा 25 सेंटीमीटर पर किसी वस्तु को स्पष्ट देखा जाता है, लेकिन जब इस स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी पर वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाता है तो कहा जाता है कि नेत्र में दृष्टि दोष है। ठीक है, तब क्या कहा जाता है? कि नेत्र में दृष्टि दोष है। ठीक है, फिर कहता है कि यह कितने प्रकार का, हमसे पूछा यह कितने प्रकार के होते हैं, तो कहता है कि यह मुख्यतः 4 प्रकार का होता है। दृष्टि दोष जो है वो कितने प्रकार का होता है? तो मुख्यतः 4 प्रकार का होता है। ठीक है, पहला होता है निकट दृष्टि दोष। आपसे पूछेगा कि दृष्टि दोष कितने प्रकार का होता है, तो दृष्टि दोष 4 प्रकार का होता है। निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष को किससे खत्म किया जाता है? तो निकट दृष्टि दोष को अवतल लेंस से खत्म किया जाता है। ठीक है, हमने क्या कहा? निकट दृष्टि दोष को किससे खत्म किया जाता है? अवतल लेंस से। दूर दृष्टि दोष या फिर दीर्घ दृष्टि दोष, इसको किससे खत्म किया जाता है? तो दीर्घ दृष्टि दोष या फिर दूर दृष्टि दोष को उत्तल लेंस से खत्म किया जाता है। ठीक है, जरा दृष्टि दोष को किससे खत्म किया जाता है? जरा दृष्टि दोष को बाइफोकल लेंस से खत्म किया जाता है। आ जाइएगा सर, अब पूछेगा कि आप बिंदुकता को किससे खत्म किया जाता है? तो बेलनाकार लेंस से। ठीक है, बेलनाकार लेंस रे भाई। हाँ, ये ऑब्जेक्टिव में पूछेगा, 4 ऑब्जेक्टिव तो यहीं से क्लियर हो गया कि निकट दृष्टि दोष का निवारण अवतल लेंस से, दूर या दीर्घ दृष्टि दोष का निवारण उत्तल लेंस, जरा दृष्टि दोष का निवारण बाइफोकल लेंस, आप बिंदुकता दृष्टि दोष का निवारण बेलनाकार लेंस। ठीक है, आइएगा सर, अगला क्वेश्चन क्या कहता है? 71 नंबर सवाल। 71 नंबर क्वेश्चन का कहत है जी कि उभयधर्मी ऑक्साइड किसे कहते हैं, इसका 2 उदाहरण लिखिए। और ये वाला क्वेश्चन शायद हमें ऐसा लगता है कि हम करवाए हैं, कोई बात नहीं, दोबारा करवा देते हैं, क्या दिक्कत है? पढ़े तो पढ़ने ना है सर। हमने क्या कहा? हमने कहा ना, हम क्या कह रहे हैं सर? हम कह रहे हैं कि उभयधर्मी ऑक्साइड किसे कहते हैं, इसका 2 उदाहरण लिखिए। कहता है ऐसा धातु ऑक्साइड जो अम्ल तथा क्षार दोनों के साथ क्रिया करके लवण तथा जल बनाते हैं उसे उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। हमने क्या कहा? कि ऐसे ऑक्साइड जो अम्ल तथा क्षार, यानी अम्ल अब प्लस में क्षार के साथ अभिक्रिया करेगा और लवण और प्लस में क्या बनाएगा मेरे दोस्त? तो लवण और प्लस में जल बनाता है, उसे क्या कहते हैं? उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। हमने क्या कहा? कहता है ऐसे धातु ऑक्साइड जो अम्ल तथा क्षार दोनों के साथ क्रिया करके लवण तथा जल बनाते हैं उसे क्या कहते हैं? उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। और ये लक्षण आपको एल्युमिनियम ऑक्साइड में देखने को मिलता है, यानी Al2O3 में देखने को मिलता है, और जिंक ऑक्साइड देखने को मिलता है, मतलब ZnO में देखने को मिलता है। यहां तक किसी को दिक्कत? बतावा नूरे भाई, किसी में कोई दिक्कत है, परेशानी है, तकलीफ है, कष्ट है तो बता देना सर। ठीक है, कि तुझे न देखूं अपने दिल से मेरा दिल में करार हो जाए, है ना? हमने क्या कहा सर? हमने कहा कि उभयधर्मी ऑक्साइड किसे कहते हैं, इसका 2 उदाहरण लिखे। तो कहता है कि ऐसे धातु ऑक्साइड जो अम्ल तथा क्षार दोनों के साथ क्रिया करके लवण तथा जल बनाते हैं उसे उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। और हमारा इसका पहला उदाहरण है एल्युमिनियम ऑक्साइड, दूसरा उदाहरण है जिंक ऑक्साइड। ठीक है, चलो आते हैं सर 72 नंबर क्वेश्चन। और ये वाला क्वेश्चन सबसे बिजोड़ वाला क्वेश्चन है सर, सबसे तागड़ा वाला क्वेश्चन है, सबसे भयानक क्वेश्चन है, सबसे मजेदार क्वेश्चन है। हमें कहता है क्या कि आयोडीन युक्त नमक के प्रयोग की सलाह क्यों दी जाती है? डॉक्टर हमेशा बोलता है कि आयोडीन युक्त नमक की सलाह उपयोग करो। डॉक्टर हमेशा बोलता है कि आयोडीन युक्त नमक का उपयोग करो। डॉक्टर हमेशा बोलता है कि आयोडीन युक्त नमक का प्रयोग करो। और ये वाला क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए डबल स्टार है सर, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन कम से कम 4 से 5 बार तो पूछ चुका है। 2015 से, 2015 नहीं मतलब 2013 या 14 से 4-5 बार पूछ दिया है ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, हमने क्या कहा? हमने कहा ना सर कि आयोडीन युक्त नमक के प्रयोग की सलाह क्यों दी जाती है। हम सबको आयोडीन युक्त नमक की प्रयोग की सलाह क्यों दी जाती है? तो कहता है क्या कि आयोडीन गले में स्थित थायराइड ग्रंथि द्वारा स्रावित हार्मोन थायरोक्सिन के संश्लेषण में सहायक है। हमने क्या कहा सर? हमने कहा ना कि आयोडीन गले में स्थित
गले में स्थित थायराइड ग्रंथि द्वारा स्रावित हार्मोन थायरोक्सिन के संश्लेषण में सहायक है। फिर कहता है कि भोजन में लगातार बहुत दिनों तक आयोडीन की कमी बने रहने पर थायराइड ग्रंथि में सूजन आ जाती है, जो बाहर से ही घेंघा के रूप में दिखाई पड़ती है। फिर कहता है कि आयोडीन जल के माध्यम से बाहर शरीर में पहुंचता है। कहता है आयोडीन जल के माध्यम से हमारे शरीर में पहुंचता है। अब हमसे एक बात और पूछेगा कि आयोडीन जो है वो हमारे शरीर में किसके माध्यम से पहुंचता है? तो आयोडीन हमारे शरीर में जल के माध्यम से पहुंचता है। फिर कहता है कि जिस क्षेत्र के जल में आयोडीन की कमी होती है उस क्षेत्र के निवासियों में यह बीमारी, मतलब जिस क्षेत्र में आयोडीन में जल की कमी होता है वहाँ के लोगों को घेंघा बीमारी से ज़्यादा ग्रसित होते हैं। ठीक है, ये मतलब घेंघा बीमारी अधिक पड़ती है। यही कारण है कि आयोडीन युक्त नमक का प्रयोग की सलाह दी जाती है। हमने क्या बोला है सर? हमने जो बोला है वो आपको समझ में नहीं आया होगा। हम आपको दोबारा समझाना चाहते हैं और अच्छी तरीक़ा से समझाना चाहते हैं। मैंने आपको बोला है सर क्या कि आयोडीन गले में स्थित थायराइड ग्रंथि द्वारा स्रावित हार्मोन थायरोक्सिन के संश्लेषण में सहायक है। यहां तक किसी को दिक्कत, तकलीफ, कष्ट है तो बता देना। आपके सारे कष्ट को मैं कर दूंगा यूं खत्म। तो क्या मैंने जो बोला वो चमका न जी? अरे एस या नो तो बोलो न जी। तो अगले सवाल की तरफ तो बढ़ो न जी। हमने क्या कहा सर कि आयोडीन गले में स्थित थायराइड ग्रंथि द्वारा स्रावित हार्मोन थायरोक्सिन के संश्लेषण में सहायक है। यहां तक सबको समझ में आ गया होगा। फिर कहता है कि भोजन में लगातार बहुत दिनों तक आयोडीन की कमी बनी रहने पर थायराइड ग्रंथि में सूजन आ जाती है, जो बाहर से ही घेंघा के रूप में दिखाई पड़ती है। गले में सूजन आ जाता है ना तो लोग कहता है कि इसको बीमारी हो गया, और वही बीमारी को क्या कहते हैं? घेंघा रोग कहते हैं। फिर कहता है कि आयोडीन जल के माध्यम से हमारे शरीर में पहुंचता है। जिस क्षेत्र में जल में आयोडीन की कमी होती है उस क्षेत्र के निवासियों में यह बीमारी अधिक दिखाई पड़ती है। यही कारण कि आयोडीन युक्त नमक का प्रयोग की सलाह दी जाती है। किसी को कोई दिक्कत, परेशानी, तकलीफ, कष्ट है तो बता देना सर। आज तक की क्लास इतना ही रहेगा, बट एक बार जाते जाते क्लास अच्छा लगा सर तो हम सब का मिशन एक बार जाते जाते कमेंट कर देना कमेंट बॉक्स में मिशन 475 प्लस, और क्लास कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। और साथ ही आपको एक बात और बता देना चाहता हूं कि आप लोग टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक होगा, वहां से जाकर के टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि हमने टेलीग्राम पे तमाम पीडीएफ देते हैं, तमाम इन्फॉर्मेशन देते हैं, तमाम लेक्चर जाते हैं टेलीग्राम पे। ठीक है, तो उसको जरूर आप लोग जाकर के ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, बट सर ये क्लास कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। बाकी हम मिलते हैं आप सबके बीच अगली क्लासेस में, तब तक के लिए बाय। देखते रहना इसके साइंस क्लासेस, हम आपके लिए जीते हैं, तो आपका दायित्व बनता है कि इस परिवार को बहुत आगे तक लेकर के जाना है सर। क्योंकि मेरे दोस्त, हम जितना आपके लिए मेहनत करते हैं उससे ज़्यादा आपको अपने भविष्य के लिए मेहनत करना है, और 1% हमारी परिवार के लिए भी मेहनत करना है, क्योंकि इस परिवार जितना आगे जाएगा आपके लिए खूबसूरती उतना ज़्यादा होगी। तो ज़्यादा कुछ नहीं कहेंगे सर, बस यही कहेंगे कि शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से पढ़ाई करो, अपनी मम्मी पापा की फिक्र को फ़क्र में बदल दो। बाकी मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए बाय।